गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिस्ट्री फर्स्ट। और केमिस्ट्री फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम या परमाणु संरचना, जिसके पार्ट नंबर 4 की हम बात करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 3 तक हमने कर लिया। हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज कर ली, उनसे संबंधित बातें कर ली। अब हमारा टॉपिक आता है परमाणु मॉडल। तो हम परमाणु की संरचना की बात कर रहे हैं। परमाणु की संरचना की शुरुआत की थी तो हमें कुछ छोटे छोटे पार्टिकल प्राप्त हुए थे, कुछ छोटे छोटे अपने ऐसे बोल सकते हैं अपरमाणविक कण प्राप्त हुए थे, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाम दिया था। अब परमाणु मॉडल दिया गया है या परमाणु मॉडल दिए गए हैं। एक वैज्ञानिक था जे थॉमसन और दूसरा वैज्ञानिक रदरफोर्ड। इनके नाम से परमाणु की संरचना को समझाने के लिए कुछ मॉडल दिए गए, जिनमें 2 मॉडल प्रमुख हैं, जिनकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। वो मॉडल है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो जिसके अंदर हम सबसे पहले जे थॉमसन के मॉडल की बात करेंगे। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल कह सकते हैं अपने। थॉमसन का परमाणु मॉडल पहला मॉडल था जो परमाणु की संरचना को समझाने के लिए दिया गया था, या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं कि ये परमाणु जो होते हैं उनके लिए ये मॉडल दिया गया था। तो इस वैज्ञानिक का पूरा नाम था जे थॉमसन। इसने ये मॉडल दिया था। इसने एक गोला बनाया और वो किसका गोला था? परमाणु का ठोस गोला। क्या था? परमाणु का ठोस गोला था। और इस ठोस गोले की त्रिज्या रखी 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इस गोले की त्रिज्या रखी 10⁻⁻8 सेंटीमीटर एक ठोस गोला मान लिया गया। इस ठोस गोले को कहा गया धनावेशित गोला। क्या कहा गया? धनावेशित गोला। तो जे थॉमसन ने एक गोला लिया, उस गोले को परमाणु का ठोस गोला कहा, जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होती है, और इस गोले को नाम दे दिया गया धनावेशित गोला। और इस धनावेशित गोले के अंदर ये कहा गया कि जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वितरित रूप में पाए जाते हैं। तो या तो इलेक्ट्रॉन के रूप में शो कर दो इनको, या फिर अपने ऐसे नेगेटिव चार्ज के रूप में शो कर दें। तो इसने कहा कि ये गोला जो होता है ठोस गोला, वह परमाणु का ठोस गोला है, जिसे धनावेशित गोला कहा जाता है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वितरित अवस्था में पाए जाते हैं। ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसने अपने परमाणु मॉडल की तुलना तरबूज के साथ भी की थी। तरबूज का जो अंदर का भाग, गोलाकार भाग, जो रेड भाग होता है, उसे धनावेशित गोला माना, यानी कि उस भाग को पॉजिटिवली चार्ज माना। और जो तरबूज के अंदर ब्लैक बीज होते हैं, उन्हें इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया कि एक ठोस गोला, धनावेशित गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन वितरित अवस्था में पाए जाते हैं। इसने इस मॉडल का नाम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा। इस मॉडल का नाम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा। और इसने इस गोले की तुलना
एक बूंदी के लड्डू के साथ भी की। जो बूंदी मिलकर के एक दूसरे से एक लड्डू का निर्माण करती है वो एक धनाविशित गोला होता है, और उसके अंदर इलायची के दाने हैं, वो किसका काम कर रहे हैं? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन का काम कर रहे हैं। तो इस आधार पर थॉमसन का परमाणु मॉडल दिया गया था। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जा सकता है। इसकी तुलना तरबूज के साथ भी की, इसकी तुलना बूंदी के लड्डू के साथ भी की, लेकिन ये मॉडल परमाणु की संरचना को सही तरीके से नहीं समझा सका, और इसलिए इस मॉडल को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई और इसे मॉडल को अस्वीकार कर दिया गया। तो इसके साथ ही हमारा ये मॉडल भी समाप्त होता है। उसके बाद में दूसरा मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? या दूसरा मॉडल था रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, जिसको देखिए पहले मैं डायग्राम बनाती हूँ इसका। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल के अंदर ये रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल था, जिसके अंदर एक यहाँ पर लेड बॉक्स है, ये लेड प्लेट है। लेड बॉक्स में रेडियम का पदार्थ भरा रहता है, जिससे हम अल्फा कणों को प्राप्त करते हैं। ये सोने की पन्नी जिस पर अल्फा कणों की बौछार करवाई जाती है, और ये फोटोग्राफिक प्लेट, जैसे ये अल्फा कणों की बौछार कराते हैं तो इस प्लेट पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है और दिखाई देती है। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम लिया था। रदरफोर्ड था वैज्ञानिक, और उसके विद्यार्थी थे दो, जिनका नाम है हैंस गीगर। एक विद्यार्थी का नाम है हैंस गीगर और एक का नाम है अर्नेस्ट मार्सडेन।
मार्सडेन। रदरफोर्ड और उसके विद्यार्थी हैंस गीगर और अर्नेस्ट मोर्सडेन क्या कर रहे थे, इस प्रयोग को किया था जिसमें उन्होंने अल्फा कण से संबंधित एक बॉक्स लिया था, लेड बॉक्स बोलते हैं, और आगे लेड प्लेट लगी हुई थी और इस लेड बॉक्स में रेडियम के पदार्थ भरे हुए थे और इस रेडियम के पदार्थों से उन्होंने अल्फा कणों को अलग किया और उन अल्फा कणों को लेड प्लेट से होते हुए एक सोने की पन्नी पर गिराया। सोने की पन्नी बहुत ही पतली थी। जैसे ही अल्फा कणों की बौछार होती है तो इस सोने की पन्नी से जो अल्फा कण है वो बाहर निकालते हैं और फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरते हैं। जैसे ही गिरते हैं वहाँ पर एक चमक या प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है और पता चल जाता है कि यहाँ पर अल्फा कण गिरे थे। ठीक है, अब देखिए इस प्रयोग का एक निष्कर्ष थोड़ा निकल कर आया। ऐसा करने पर उन्होंने लगभग 20,000 कणों को गिराया था। 20,000 कणों से ज्यादा को भी गिराया होगा, लेकिन उन्होंने अपने प्रयोग में 20,000 कणों की तुलना करके बताया है कि 20,000 कणों को कम से कम उन्होंने गिराया। तो अधिकांशतः उन्होंने ये माना कि ये परमाणु का धनावेशित जो भाग है, एक ठोस गोला है और इस गोले के अंदर ये थोड़ा सा भाग ही धनावेशित है। ठीक है, जैसे ही अल्फा कणों को गिराते हैं ये अधिकांशतः अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, फिर थोड़े विचलित होकर के भी निकल जाते हैं, थोड़े विचलित हो। लेकिन एक कण 20,000 कणों में से एक कण ऐसा होता है जो नाभिक, इस धनावेशित भाग को क्या कहा गया, नाभिक, इस नाभिक से टकरा करके वापस आता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 180 डिग्री के एंगल पर वापस आता है, टेम्परेचर पर भी नहीं, सॉरी भाई, 180 डिग्री के एंगल पर वापस आता है एक अल्फा कण। और इस आधार पर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला और उस निष्कर्ष के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि जो अल्फा कण जो होते हैं वो बहुत ही कम विक्षेपित होते हैं और अधिकांशतः अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। 20,000 कणों में से एक कण ही वापिस आता है, वो भी 180 डिग्री के एंगल पर वापिस आता है और सारे कण थोड़े बहुत विक्षेपित होते हैं और सीधे ही निकल जाते हैं। लेकिन उन्होंने परमाणु की त्रिज्या बताई। परमाणु की त्रिज्या तो उन्होंने मानी थी 10⁻⁻15 सेंटीमीटर और नाभिक की 10⁻10 सेंटीमीटर और नाभिक की त्रिज्या मानी थी उन्होंने 10⁻15 सेंटीमीटर। तो उन्होंने परमाणु की त्रिज्या को तो लिया था 10⁻10 मीटर लिया था भाई, सेंटीमीटर नहीं मीटर, और नाभिक की त्रिज्या को 10 की पावर, तो इसे तो परमाणु की त्रिज्या कह दिया और इसे नाभिक की त्रिज्या कह दिया। तो कहने का मतलब है रदरफोर्ड ने ये कहा था कि परमाणु का अधिकांश तक भाग खोखला होता है, एक थोड़े से भाग में ही नाभिक प्रेजेंट होता है जिससे अल्फा कण अधिकांशतः बाहर निकल जाती हैं। सिर्फ जो कण नाभिक से टकराता है वो ही वापिस आता है। तो 20,000 कणों में से एक ही कण वापिस आया था। इस प्रकार रदरफोर्ड ने अपने नाभिकीय मॉडल के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का धनावेश और अधिकांशतः द्रव्यमान जो होता है बहुत ही छोटे भाग में केंद्रित होता है, जिसे क्या नाम दे दिया गया, नाभिक नाम दे दिया गया, जिसे क्या नाम दे दिया गया, नाभिक। और नाभिक के एक छोटा सा भाग ये क्या होता है, नाभिक होता है, और इस छोटे से भाग के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं,
चक्कर लगाते हैं। ये बात इन्होंने कही थी कि प्रत्येक परमाणु का जो नाभिक होता है उसका बहुत ही छोटे से भाग में उसका द्रव्यमान केंद्रित रहता है और जिसे नाभिक नाम दे दिया गया। और इस नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये बात उन्होंने कही। लेकिन ये नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या जुड़े रहते हैं, तो इनके बीच में एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। ये इतनी बात रदरफोर्ड ने कही थी। एक रदरफोर्ड ने अपना एक परमाणु का एक नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने एक लेड बॉक्स लिया था। उस लेड बॉक्स के अंदर रेडियम के कण थे। उन रेडियम के कणों से अल्फा कणों को बाहर निकाला और लेड प्लेट से होते हुए एक सोने की पन्नी पर गिराया। सोने की पन्नी पर गिराने पर और एक यहाँ पर जो फोटोग्राफिक प्लेट जो लगी रहती है वो होती है जिंक सल्फाइड से लेपित प्लेट लगा दी जाती है। जैसे ही अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर गिराया जाता है तो अल्फा कण सोने की पन्नी को पार करके और फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं और दिखाई देते हैं। तो उन्होंने देखा अल्फा कणों को गुजारा तो अधिकांशतः अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण थोड़े बहुत विचलित होते हैं, लेकिन 20,000 कणों में से एक ही कण ऐसा होता है जो वापिस टकराकर वापिस आता है 180 डिग्री का एंगल या 180 डिग्री का कोण बनाता है। बाकी सारे इस प्रकार इन्होंने परमाणु की त्रिज्या को तो इतना बता दिया 10⁻⁻10 मीटर और नाभिक की त्रिज्या यानी कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खोखला होता है। थोड़े से भाग में धनावेशित भाग या उसका द्रव्यमान अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित रहता है, जिसे उसने क्या नाम दे दिया, नाभिक। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और नाभिक और इलेक्ट्रॉन स्थिर वैद्युताकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं और व्यवस्थित रहते हैं। ये था रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। तो इस आधार पर ये परमाणु की संरचना को समझाने के लिए 2 मॉडल दिए गए थे, दोनों हमने कर लिए। अब देखिए कुछ आगे वाले टॉपिक की बात करते हैं। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या एक ही होती है। प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या हमेशा ही बराबर होते हैं और इन्हें Z से शो किया जाता है, ठीक है। और द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या जो होती है वो होती है A से शो किया जाता है। प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों का जोड़ करने पर द्रव्यमान संख्या प्राप्त होती है हमें। जैसे हमारे पास 6 कार्बन 12 ये हमारे पास, ठीक है। तो ये तो जो प्रोटॉन की संख्या निकालें हम, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन को की संख्या या परमाणु संख्या, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, ये हमेशा बराबर होते हैं। एक ही बात होती है इनकी, कभी चेंज नहीं होते। तो इनकी संख्या, इनको Z से शो किया जाता है और इनकी संख्या कितनी है इस एग्जाम्पल के अंदर 6। परमाणु संख्या ये नीचे जो होती है वो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होती है। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको बोला जा सकता है प्रोटॉन की संख्या।
प्रोटॉन की संख्या। तो परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या 6 है और इनका मतलब एक ही होता है। ऊपर जो शो की जाती है वो होती है द्रव्यमान संख्या। क्या होती है? द्रव्यमान संख्या। अब हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालो, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जब तक वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता, जब तक वो इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं है, तब तक परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 हो जाएगी। द्रव्यमान संख्या कितनी है हमारे पास? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को इसको ई से शो किया जाता है। द्रव्यमान संख्या को ए से शो करते हैं और इसका नाम है मान है 12। अब द्रव्यमान संख्या क्या होती है? ए से शो किया जाता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब हमें क्या करनी है? न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है हमें। तो n और बराबर ए में से प्रोटॉन की संख्या घटाएंगे तो आ जाएगी, तो n बराबर प्रोटॉन, द्रव्यमान संख्या कितनी है? 12 और प्रोटॉन की संख्या 6, तो n बराबर 6, न्यूट्रॉन की संख्या 6 आ जाएगी। तो परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर रहती है जब तक इलेक्ट्रॉन ना तो ग्रहण किया जाए ना दे दिया जाए। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर लिया जाता है या दे दिया जाता है तो उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो जाती है। लेकिन परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर रहती है। इनका मतलब एक ही होता है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं हम। हमारे पास ऑक्सीजन 8 और 16 और 2 नेगेटिव। अब देखो 2 नेगेटिव आ गया, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखे हैं। नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन देना। तो अब परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या P कितनी है हमारे पास? 8 है। और द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या कितनी है? 16। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे हम पहले। न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन n से शो किया जाता है, द्रव्यमान संख्या a है तो a माइनस p, तो 16 माइनस 8, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 8। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, अब देखो जितने परमाणु प्रोटॉन होते हैं उतने तो इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। 8 तो है ही और 2 इसने और ले लिए। ठीक है, तो 2 और ले लिए तो 8 प्लस में 2 कितने हो गए? 10 हो गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। और अगर मैं ये 2 हटा दूं तब इलेक्ट्रॉन की संख्या सिर्फ 8 रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं अपने। जैसे एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम। 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान संख्या को ज्ञात करो। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन। तो प्रोटॉन कितनी है? जितने परमाणु क्रमांक 92 हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या कितनी है? 235। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 92। और न्यूट्रॉन a माइनस p, तो 235 माइनस 92, और 235 में 92 घटाओगा जब 3 और 13 में 9 गए 4 और 1 कितना आ जाएगा? 143। 3 13 में 9 गए 4 और 1 143 आ जाएगी न्यूट्रॉन की संख्या। तो ऐसे निकाल सकते हैं हम। कुछ क्वेश्चन डाल देती हूँ, आप करना, सबको निकालना। क्वेश्चन, निम्न में से
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, द्रव्यमान संख्या को ज्ञात करो। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 12 mg + 2 24, एल्यूमिनियम 13 3 + 27। और एक क्वेश्चन और डाल देती हूँ, 35 Br 80 और 7 नाइट्रोजन 14। ये 5 क्वेश्चन कर लेना भैया आप, जिसमें आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान संख्या को ज्ञात करना है, जिसके अंदर प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन परमाणु क्रमांक जितना होगा उतना प्रोटॉन रहेगा। इलेक्ट्रॉन जब तक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आता तब तक प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन रहता है। तो देखिए इनमें पॉजिटिव चार्ज है दोनों में, तो इसमें इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे, बाकी सब में प्रोटॉन के बराबर रहेंगे इलेक्ट्रॉन। द्रव्यमान संख्या सब में इसकी 23 दे रखी, इसकी 24 दे रखी, इसकी 27 दे रखी, इसकी 80 दे रखी, इसकी 14 दे रखी, तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। और द्रव्यमान संख्या में से आप प्रोटॉन घटा दोगे तो किसकी संख्या आ जाएगी? न्यूट्रॉन की। तो आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छे से करना और बार बार वीडियो को देखते रहो, अपनी स्टडी को बनाए रखो, क्योंकि 11th क्लास है आपकी। और अगर आप आज अपना बेस क्लियर नहीं करोगे तो आगे बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए बच्चों पढ़ते रहो। ठीक है, आज की क्लास तो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।